हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में आपने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था। इसमें आपने क्या देखा था कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब ये जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ये टर्म न्यूटन को कहां से मिला? मतलब आप पहले भी ये बात देख चुके हो कि न्यूटन ने जो भी अपने लॉस डिराइव किए थे उसके जो लॉस थे वो केपलर के लॉ पर बेस्ड थे, केपलर के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थे। तो हम इसमें ये देखने वाले हैं हाउ न्यूटन वाज हेल्प्ड बाय केपलर्स थर्ड लॉ टू शो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी जो इनवर्स स्क्वायर यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ये बात न्यूटन को कहां से मिली या टर्म न्यूटन को कहां से मिला, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी इसको समझने से पहले आप एक बात समझ लो। आपको पता है कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी इन सर्कुलर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में होने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होने के लिए क्या जरूरी है? आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऐसा फोर्स लगे जो सेंटर सीकिंग हो, जो उसे सेंटर की ओर खींचे। जब ये फोर्स उसे सेंटर की ओर खींचेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन में हो जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन में है, तो ऐसे वक्त में जो सेंटर सीकिंग फोर्स है, क्या बोलते हैं इस सेंटर सीकिंग फोर्स को? हाँ, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका वैल्यू क्या होता है? F is equal to mv square upon r। ये आपको नहीं पता, मैंने आपको बताया mv square upon r। ये वैल्यू कैसे आया ये हम हायर स्टैंडर्ड में सीखेंगे। फिलहाल हमें खाली याद रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका वैल्यू होता है mv square upon r। m is the mass of the object, v is the velocity and r is the radius of the circle in which the object is moving। अब ये बात समझने के बाद कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है। अब हम यही चीज अप्लाई करते हैं प्लैनेट और सन को। मान लो a planet has mass m। एक प्लैनेट का मास जो है वो m है। It is revolving around the sun with velocity v। अब अगर ये प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, ये सन है और ये प्लैनेट जिसका मास m है, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। तो रिवॉल्व होने के लिए जरूर सन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और वो फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इसके रिवॉल्व होने के लिए जो नेसेसरी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, हम मान लेते हैं कि सन अप्लाई कर रहा है। द सन इज अप्लाइंग, क्योंकि सन सेंटर में है, अप्लाइंग a centripetal force on this planet।
and because of this centripetal force, this planet is revolving. The value of centripetal force is F is equal to mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखने के लिए इतना सेंटीमीटर फोर्स लगता है। Where m is the mass of the planet, v is the velocity, r is the radius. अब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो प्लैनेट है सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व हो रहा है, तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होने के लिए इसको t टाइम लगता है। मींस पीरियड ऑफ revolution of planet is t. Period of revolution of planet is t. अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। वेलोसिटी को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के फॉर्म में, मतलब t के फॉर्म में। अब ये कैसे किया जाएगा? डिस्टेंस traveled by planet in one revolution is equal to circumference of circle। इस बात को समझो, ये प्लैनेट यहां से यहां तक एक रिवोल्यूशन जब पूरा करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 2 पाई आर। टाइम टेकन इज t। टाइम टेकन इज t। उसको टाइम कितना लग रहा है? t लग रहा है। हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? हम ये दिखाने वाले हैं कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर के। तो डिस्टेंस स्क्वायर ये टर्म कहां से मिलता है? टाइम टेकन कितना है? t है, और हमें मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया प्लैनेट ने? 2 पाई आर। उसको टाइम कितना लगा? t लगा। तो वेलोसिटी कितना आ गया? 2 पाई आर अपॉन t। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो सर इक्वेशन 1 कहां है? ये इक्वेशन 1 है। अब बच्चों फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा आपको? f इज इक्वल टू m इंटू v का वैल्यू क्या है? 2 पाई आर अपॉन t, उसका स्क्वायर अपॉन यहां क्या बचा? r बचा। ये समझ में आया? हमने क्या किया? हमने बोला था ना कि we will express the velocity in terms of period of revolution। तो v का वैल्यू हमें क्या मिला? 2 पाई आर अपॉन t। तो हमने इसको पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो m इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r। इस r को अब मैं ऊपर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू क्या आ गया? r आ गया। यहां से r से ये स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर, पाई को आगे ले लेता हूं, m r अपॉन क्या हो गया बच्चों? t स्क्वायर हो गया।
अब आगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। मैं आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। बच्चों f इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर n इंटू आर तो ही है आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा यहाँ पे आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर n इंटू आर क्यूब, ये आर स्क्वायर मैं यही रखता हूं और यहां पे आ जाएगा टी स्क्वायर। ओके, अब यहां पे एक बात मुझे बताओ, केप्लर का थर्ड लॉ क्या कहता है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of the mean distance of the planet from the sun। मतलब हमें ये मिलता है t square upon r cube is equal to क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। t square upon r cube कांस्टेंट, केप्लर के थर्ड लॉ से। तो यहाँ पे r cube upon t square है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू केप्लर्स third law, according to Kepler's third law, t square upon r cube is equal to k. Therefore, r cube upon t square is equal to 1 upon k. अब ये जो 1 upon k वैल्यू है वो मैं यहां रख देता हूं। किसका वैल्यू, r cube upon t square का। तो बच्चों ये बात तो आपको यहां तक समझ में आ गई। हमने एक बार फिर से चीजों को देख लेते हैं, फिर ये पार्ट में बैठा दूंगा। हमने क्या देखा, एक प्लैनेट है जिसका मास m है, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है विद वेलोसिटी v। इसको रिवॉल्व होने के लिए जो सेंटीमीटर फोर्स है वो कौन अप्लाई कर रहा है, सन अप्लाई कर रहा है। और द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर फोर्स क्या, F is equal to mv square upon r। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट हमने क्या मान लिया, t मान लिया, मतलब वन रिवोल्यूशन को उसको t टाइम लगता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लैनेट इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 pi r, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज t। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब 2 pi r upon t। फ्रॉम 1 and 2 हमें ये मिला, इसको हमने यहाँ तक सॉल्व किया। अब ये पार्ट में बिठा देता हूँ, ये आप कॉपी कर लेना, आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर इस वजह से लिखना है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन हाउ न्यूटन गॉट द इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस डिपेंडेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये जो 1 upon k है, ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो मुझे यहां क्या मिलेगा, F is equal to 4 pi square m upon r square into r cube upon t square का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, 1 upon k। अब बच्चों इसमें से कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, 4 pi square m k is equal to कांस्टेंट। ये पूरी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। 4 का वैल्यू 4, पाई तो कांस्टेंट होता ही है, m जो है उसका मास है वो भी फिक्स है, m का मास क्योंकि m1 m2 नहीं खाली m है, और 1 upon k हमने देखा कांस्टेंट है केप्लर्स के थर्ड लॉ। इसका मतलब F इज, अगर मैं पूरे कांस्टेंट को हटा दूं तो इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा 1 upon r square। मतलब the force with which the sun is pulling the planet towards it is inversely proportional to square of the distance between the planet and the sun। और बाद में न्यूटन ने इसी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को
सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में बताया। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो यही बताता है Kepler's third law to show inverse square dependence on distance. It is law of gravitation. मतलब जो हम कहते हैं कि F is directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of the distance. तो ये square of the distance यहाँ पर बच्चों आता है। ये इस वे से उसको ये r square वैल्यू मिला, तो जाकर के वहाँ पे उसने d square का वैल्यू दिया था। अब एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। अब हाई टाइड और लो टाइड, क्योंकि हमने देखा कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो हाई टाइड और लो टाइड की कंडीशन कैसे आती है? समझो ये अर्थ है जियोइड शेप का, अगर हम सर्कुलर बना रहे हैं, यहाँ पे मून है और इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। अब जब मून की पोजीशन यहां पर है तो मून जो है ये अर्थ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अप्लाई कर रहा है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो वाटर है ये मून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मून की तरफ अट्रैक्ट, ओशन का जो वाटर है मून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इस वजह से यहाँ पे क्या है, हाई टाइड है। उसी बात इस प्लेस के 90 डिग्री पर जो प्लेस होगा वहां पे क्या होगा, लो टाइड होगा। तो दिस हाई टाइड एंड लो टाइड व्हिच कम एट अ फिक्स्ड टाइम ड्यूरिंग द डे, it is because of the force of attraction between the moon and the earth. ये भी यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट ही हैं। तो हाई टाइड और लो टाइड का रीजन भी क्या है, पोजीशन ऑफ द मून। एक समय में जहां पे हाई टाइड रहेगा उसके 90 डिग्री पर, यहाँ पे लो टाइड, ये भी 90 डिग्री पर है इस प्लेस के, यहाँ पे भी क्या है, लो टाइड है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और काफी इजी था। इसमें हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ जो यूनिवर्स, न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ये आता कहां से? तो ये कहां से आया था, केपलर के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रिपेयर करके रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने आपको लिखवाया, अगर आप ऐसे लिखते हो आपको एग्जैक्टली फुल मार्क्स मिलेंगे।